हेलो एवरीवन, मैं मनोज राठौर आप सभी का स्वागत करता हूं केएस राठौर यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग किस चीज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, आप लोगों ने ऑलरेडी देख ही लिया होगा। सॉल्युबिलिटी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ओके, और पिछले वीडियो लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सॉल्युबिलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। और अगर हम बात करेंगे जो सॉल्युबिलिटी है वो हम किन सॉल्यूशंस की पढ़ेंगे। ओके, तुम्हारे क्लास 12 में दो टाइप के सॉल्यूशंस हैं, सॉलिड लिक्विड एंड गैस लिक्विड सॉल्यूशन। उनकी सॉल्युबिलिटी के बारे में यहाँ पे हमें पढ़ना है। ओके, डिस्कस करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, सॉल्युबिलिटी उसकी डिफिनीशन को देखेंगे जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन कर रखी थी। तो सॉल्युबिलिटी की डिफिनीशन को पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे कि सॉल्युबिलिटी क्या होती है, और उसके बाद में देखेंगे कि सॉल्युबिलिटी जो है वो किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो हमारी सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट कर सकते हैं। ओके, प्रभावित कर सकते हैं। और उसके बाद में जो हमारा सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशंस है वहां पे हम देखेंगे कि वो फैक्टर किस तरह से सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। ओके, तो यहाँ पे सॉल्युबिलिटी की पहले हम डिफिनीशन पढ़ते हैं से और देखते हैं क्या है। ठीक, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन इज इट्स मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी डिसॉल्व्ड इन अ स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट अ स्पेसिफाइड टेम्परेचर। ओके, तो यहाँ पे जो सॉल्युबिलिटी की डिफिनीशन है ना, तो उसके थ्रू में ये बताया जा रहा है कि कोई भी जैसे हमारे पास सब्सटेंस है, ओके, उस सब्सटेंस को एक स्पेसिफाइड टेम्परेचर पे एक स्पेसिफाइड सॉल्वेंट में जितना भी ज्यादा उसका मैक्सिमम अमाउंट हम डिसॉल्व कर सकते हैं उस सॉल्वेंट में, वही क्या होती है उस सॉल्यूशन की सॉल्युबिलिटी। ओके, तो ये चीज आई थिंक समझ में आएगी। अगर नहीं है तो इसको क्या हम एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए कि ये हमारे पास एक बीकर है। ओके, और इस बीकर में हम क्या एक स्पेसिफाइड क्वांटिटी सॉल्वेंट की एज्यूम कर लेते हैं। ओके, जैसे हमने सपोज किया बीकर में हमारे पास क्या वाटर है। ओके, क्या है वाटर, और इसकी क्वांटिटी हमने मान ली कितनी 1 लीटर है। कितनी है 1 लीटर। ठीक, तो एक स्पेसिफाइड क्वांटिटी हो गई वाटर की। तो 1 लीटर क्वांटिटी में जैसे हमने एक सपोज कर लिया, हमने शुगर को डिसॉल्व करना स्टार्ट किया। ओके, शुगर को हमने क्या इसमें घोलना शुरू किया। ओके, तो यहाँ पे जो मैक्सिमम अमाउंट होगा जो वाटर में हम घोल देंगे, ओके, वही इस सॉल्यूशन की क्या सॉल्युबिलिटी होगी। ओके, क्योंकि ऐसा नहीं कि आप शुगर चाहे जितनी इस वाटर में डालते जाए और घोलते जाए घुलती रहेगी, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि एक ना एक ऐसी कंडीशन आएगी जहां पर आपकी ये जो शुगर है ना वो डिसॉल्व होना बंद हो जाएगी। तो जब बंद होती है ना, तो जितना मैक्सिमम अमाउंट हम शुगर का उस वाटर में 1 लीटर की क्वांटिटी में हम डिसॉल्व कर सकते हैं, वही क्या उस सॉल्यूशन की हमारी हो जाएगी सॉल्युबिलिटी। ओके, सॉल्युबिलिटी। अब यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ कि यहाँ पे क्या मैक्सिमम अमाउंट हम डिसॉल्व कर देंगे शुगर का मैक्सिमम अमाउंट। तो आई थिंक आपको सॉल्युबिलिटी अच्छे से समझ में आ गई होगी कि सॉल्युबिलिटी एक्चुअली होती क्या है। ओके, अब हम बात कर लेते हैं कि जो सॉल्युबिलिटी है उसको कौन से फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट कर सकते हैं। ओके, प्रभावित कर सकते हैं सॉल्युबिलिटी को, क्या या फिर बढ़ा सकते हैं, इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। ओके, तो उन फैक्टर्स के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि जो सॉल्युबिलिटी है उसको कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो इफेक्ट करते हैं। ओके, या यूं कह लें कि कौन से फैक्टर्स पे सॉल्युबिलिटी हमारी डिपेंड करती है। ओके, कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जिन पे हमारी सॉल्युबिलिटी सॉल्यूशन की डिपेंड करेगी। ओके, तो यहाँ पे इस तरह से हम कुछ फैक्टर्स देख लेते हैं। ठीक, तो कितने फैक्टर्स होते हैं, देयर आर 4 फैक्टर्स व्हिच कैन अफेक्ट द सॉल्युबिलिटी ऑफ एनी सॉल्यूशन। ओके, तो यहाँ पे पहला क्या होता है, नेचर ऑफ सॉल्यूट। किस चीज का नेचर, सॉल्यूट के नेचर पे डिपेंड करती है सॉल्यूशन की सॉल्युबिलिटी। ओके, और नेचर ऑफ सॉल्वेंट, और साथ साथ में ये किस पे जो हमारा सॉल्वेंट होगा उसके नेचर पर भी डिपेंड करेगी। ओके, अब अगर हम बात करें कि जो हमारा थर्ड फैक्टर है जिसपे हमारे सॉल्यूशन की सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है वो क्या है, टेम्परेचर। नाउ अगर अब हम बात करें जो हमारा फोर्थ फैक्टर है जिसपे हमारे सॉल्यूशन की सॉल्युबिलिटी डिपेंड करेगी वो क्या है, प्रेशर। ओके, अगर हम प्रेशर इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे तो उससे भी क्या सॉल्यूशन की सॉल्युबिलिटी अफेक्टेड हो सकती है, घट या फिर बढ़ सकती है। ओके, तो ये हमारे 4 फैक्टर्स होते हैं। तो अब मैं ये कहूंगा कि इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसके बाद में जो हमारा सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन का टाइप है वहां पे हम देखेंगे कि ये 4 फैक्टर किस तरह से सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। ओके, सो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नाउ मैं इसे रख कर देता हूं, आई थिंक आपने नोट डाउन कर लिया होगा। ओके, सो इसे मैं रख कर देता हूं। सो नाउ अगर हम बात करें कि जो हमारा पहला टाइप है सॉल्यूशन का, ओके, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे तो क्या है सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन। यहाँ पे मैं लिख देता हूं सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन। ओके, तो सॉलिड और लिक्विड सॉल्यूशन की अगर हम बात करें कि सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन
होता क्या है, ओके, उसे भी हम जान लेते हैं थोड़ा। और अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियो देखे हैं तो आपको पता भी होगा कि जो सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है, ठीक। तो सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन में होता क्या है कि जो हमारा सोल्यूट होगा वो कैसा होगा, सॉलिड होगा, ओके, और जो हमारा सॉल्वेंट होगा वो कैसा होगा, लिक्विड। सो जब हम सॉलिड सोल्यूट को लिक्विड सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं, ओके, तो देन जो हमारा सॉल्यूशन फॉर्म होता है, ठीक। तो सॉल्यूशन को किस नाम से जाना जाता है, सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन के नाम से, ओके। सो अब हम बात करें कि यहाँ पे जो हमने भी 4 फैक्टर देखे थे जो हमारी सॉल्बिलिटी को अफेक्ट करते हैं, वो किस तरह से रोल अपना प्ले करते हैं, ओके। तो उसके लिए यहाँ पे मैं कुछ एग्जांपल मेंशन कर रहा हूँ और उसके बाद में हम समझेंगे कि किस तरह से वो सॉल्बिलिटी को अफेक्ट करते हैं, ओके। सो मैं एग्जांपल नोट डाउन कर देता हूँ। सो नाउ जो यहाँ पे एग्जांपल है वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे जो पहला लिखा हुआ है उसमें क्या लिखा हुआ है, NaCl इज सोल्यूबल इन वाटर, मीन्स जो हमारा सोडियम क्लोराइड होता है नमक, वो क्या पानी में सोल्यूबल होता है, मीन्स पानी में उसको हम घोल सकते हैं। एंड जो सेकंड है वो क्या, CCl4 इज इनसोल्यूबल इन वाटर, मीन्स क्या जो कार्बन टेट्राक्लोराइड है उसे हम पानी में नहीं घोल सकते हैं, वो पानी में नहीं घुलता, ओके। तो इस चीज को हम समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि NaCl वाटर में घुल जाता है और जो CCl4 होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड वो वाटर में क्यों नहीं घुलता, ओके। सो मैं इसका रीजन आप सभी लोगों को बता देता हूँ, ओके। तो यहाँ पे अगर बात करें जो NaCl सोडियम क्लोराइड है वो कैसा है, पोलर इन नेचर है फिर नॉन पोलर इन नेचर है, ठीक। तो आपको पता होगा NaCl कैसा होता है, पोलर इन नेचर, NaCl कैसा होता है, पोलर इन नेचर, ओके। और जो हमारा वाटर होता है H2O वो कैसा होता है, वो भी हमारा होता है पोलर इन नेचर, ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये पोलर है और ये भी पोलर है। और अगर हम CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड की बात करें तो ये कैसा है, ये हमारा नॉन पोलर इन नेचर, कैसा है, नॉन पोलर इन नेचर है। और वाटर कैसा होता है, वाटर यहाँ पर भी कैसा होगा, पोलर ही होगा ना भाई, प्लेस चेंज कर देने से उसका नेचर तो चेंज नहीं होने वाला है, वहां पर भी पोलर है यहाँ पर भी पोलर होगा, ठीक। सो अगर अब हम बात करें कि जो CCl4 है वो वाटर में क्यों नहीं घुलता है और NaCl वाटर में क्यों घुल जाता है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये भी क्या पोलर है और ये भी पोलर है, तो आपस में क्या घुल जाते हैं। और यहाँ पे देखिए तो ये कैसा है, नॉन पोलर है और ये हमारा पोलर है, तो इस वजह से क्या ये नहीं घुलते हैं, एक दूसरे में क्या डिसॉल्व नहीं होंगे, ठीक। तो ये क्या सोल्यूबल होंगे, ओके, और ये यहाँ पे सोल्यूबल नहीं होंगे, ठीक। तो ये चीज आई थिंक आपको समझ में आई। और अगर हम बात करें यहाँ पे नीचे एग्जांपल दिए हुए हैं वो भी इसी तरह से, ठीक। तो इसको भी जरा समझ लेते हैं कि जो CCl4 है वो क्या सोल्यूबल है बेंजीन में, ओके, और जो NaCl है वो इनसोल्यूबल है बेंजीन में। तो ऐसा क्यों हुआ कि CCl4 जो है बेंजीन में सोल्यूबल है, मीन्स क्या घुल गया, और NaCl जो है वो बेंजीन में क्यों नहीं घुला, ठीक। तो इसका भी रीजन देख लेते हैं। तो ये कैसा है, CCl4 नॉन पोलर इन नेचर, ऊपर यहाँ पे देखिए मेंशन किया है ना हमने, नॉन पोलर इन नेचर यहाँ पे, ठीक। और बेंजीन कैसा होता है, ये भी हमारा होता है नॉन पोलर इन नेचर, ओके। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो NaCl कैसा होता है, पोलर इन नेचर, और ये हमारा बेंजीन कैसा है, नॉन पोलर इन नेचर। तो यहाँ से हम लोगों को ये चीज पता चल गया है कि ये CCl4 इसमें क्यों घुलता है और ये क्यों नहीं घुलता, क्योंकि इनका नेचर कैसा है, सेम है, ये भी नॉन पोलर ये भी नॉन पोलर ये भी नॉन पोलर, तो ये क्या घुल जाएंगे, ओके। और इसमें क्या है, ये हमारा पोलर है और ये हमारा नॉन पोलर है, तो ये नहीं घुलेंगे, ओके। तो आई थिंक आपको ये चीज समझ में आएगी। जब हमारा सोल्यूट और सॉल्वेंट का नेचर कैसा होता है, सेम होता है, तो वो घुल जाते हैं, अगर डिफर होता है तो नहीं घुलते हैं। लेकिन ये क्या 100% करेक्ट नहीं है, कभी कभी ऐसा होता है कि नॉन पोलर भी पोलर में घुल जाते हैं। तो वो कब होता है वो मैं आपको बता दूं कि जनरली जो सॉल्बिलिटी है वो किस चीज पर डिपेंड करती है, वो इस चीज पर डिपेंड करती है जो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शंस होते हैं वो अगर सोल्यूट और सॉल्वेंट में क्या सेम है तो वो क्या घुल जाएंगे, ओके। तो और ये क्या बहुत कम होता है, ये कब होता है, ये कोई स्पेसिफिक कंडीशंस पे होता है कि पोलर आपका सोल्यूट नॉन पोलर सॉलिड में घुल जाए, ओके। इस टाइप से कि डिफरेंट नेचर है फिर भी आपस में क्या घुल जा रहे हैं, सोल्यूबल है एक दूसरे में, ओके। तो आई थिंक आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लेना चाहिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम आगे देखते हैं कि टेम्परेचर जो है वो किस तरह से इफेक्ट करता है यहाँ पे सॉल्बिलिटी को, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या देखा, सॉल्वेंट और सोल्यूट किस तरह से इफेक्ट कर रहे थे। यहाँ पे सोल्यूट और सॉल्वेंट का नेचर एक जैसा तो घुल गए, यहाँ पे अलग अलग है सोल्यूट और सॉल्वेंट का नेचर, इस वजह से क्या नहीं घुले, ओके। तो यहाँ पे हमने क्या सोल्यूट और सॉल्वेंट का नेचर जो है वो किस तरह से इफेक्ट करता है सॉल्बिलिटी को हमने देख लिया, ठीक। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम टेम्परेचर के बारे में देखेंगे। नाउ यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उन्हें पहले हम डिस्कस करेंगे फिर टेम्परेचर तक जाएंगे,
ओके, क्योंकि मैंने कह दिया था ऑलरेडी कि अभी हम टेम्परेचर पे मूव करेंगे और वहां पे देखेंगे कि किस तरह से वो सॉलिबिलिटी को अफेक्ट करता है सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशंस की। बट उससे पहले क्या कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, उन्हें हमें जानना जरूरी है। ओके, सो पहले वो देखते हैं, उसके बाद में किस तरह टेम्परेचर इफेक्ट अपना दिखाता है सॉलिबिलिटी और सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशंस पे, वो हम देखेंगे। ओके, तो मैं जो वो पॉइंट्स है 4 उनको मैं यहाँ पे मेंशन। नाउ यहाँ पे मैंने जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हमारे 4 उसमें से मैंने 2 नोट डाउन कर दिया है। इन्हें पहले समझेंगे, फिर जो 2 हमारे रिमेनिंग है उन्हें नोट डाउन करेंगे और उन्हें समझेंगे। ओके, सो यहाँ पे हम देख लेते हैं जो हमारा फर्स्ट टाइम हो गया डिसोल्यूशन। ओके, तो यहाँ पे देखिए यार डिसोल्यूशन में कि when a solid solute is added to the solvent, some solute is dissolved and its concentration increases in solution. This process is known as dissolution. ओके, तो डिसोल्यूशन की प्रोसेस में क्या होता है कि हम कुछ सोल्यूट को सॉल्वेंट में मिलाते हैं और जो सोल्यूट होता है उसका कंसंट्रेशन हमारा सॉल्यूशन में बढ़ने लगता है। ठीक, तो अगर इस तरह से आप समझना चाहें तो समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास क्या एक बीकर है ये, ओके, और इस बीकर में हमारा कुछ सॉल्वेंट है और इसमें जब हम सोल्यूट को मिलाएंगे, ओके, तो जो हमारा सोल्यूट का कंसंट्रेशन होगा वो इसमें क्या इंक्रीज कर देगा, क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ओके, सो ये जो हमारा प्रोसेस होता है सोल्यूट का डिसॉल्व होना सॉल्वेंट में, वो क्या कहलाता है, डिसोल्यूशन। सो नाउ हम यहाँ पे देख लेते हैं कि क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है। ओके, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सम सोल्यूट पार्टिकल्स इन सॉल्यूशन कोलाइड विद द सॉलिड सोल्यूट पार्टिकल्स एंड गेट सेपरेटेड आउट ऑफ द सॉल्यूशन, दिस प्रोसेस इज नोन एज क्रिस्टलाइजेशन। ओके, तो इसको भी क्या हम कुछ इसी तरह से समझ लेते हैं। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास एक बीकर है, ओके, और इस बीकर में हमने मान लिया कि कुछ सॉल्यूशन भरा हुआ है। ठीक, तो कुछ यहाँ पे समझिए, यहाँ पे जो सॉल्यूशन है ना तो उसको हमने बनाया कैसे होगा कि कुछ ना कुछ सॉल्वेंट होगा, ठीक, उसमें हमने सोल्यूट मिलाया होगा तभी तो सॉल्यूशन बना ना। तो इसमें क्या हुआ कि जब सॉल्यूशन ये है ना तो इसमें जो हमारे होंगे सोल्यूट पार्टिकल्स, ओके, क्या सोल्यूट पार्टिकल्स। ओके, तो यहाँ पे जब हमने सोल्यूट के पार्टिकल सॉलिड में मिलाए होंगे, ठीक, तो वहां पे जो सोल्यूट पार्टिकल के सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, मींस क्या जो हमारे सोल्यूट के पार्टिकल सॉल्यूशन में प्रेजेंट है उनसे कुछ साइज बड़ा होगा, कुछ ऐसे भी पार्टिकल्स होंगे, ओके, जो कि क्या होंगे इससे सोल्यूट पार्टिकल से अलग होगा उनका साइज ना कहीं, तो उनका साइज कितना होगा, लगभग उतना होगा जितना हमारे कोलाइडल पार्टिकल्स का होता है। तो वो वहां पे सेपरेट हो जाएंगे। जो कोलाइडल पार्टिकल्स होंगे वो क्या बड़े होंगे कुछ ना कुछ सोल्यूट पार्टिकल से, तो क्या उनका मास कुछ हैवी होगा ना भाई, जो बड़ा है। जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक बीकर है, ओके, और इस बीकर में क्या यहाँ तक पानी भरा हुआ है, ओके, और इसमें हमने क्या किया, एक इतनी बड़ी बॉल डाली, इसका मास हमने मान लिया है 200 ग्राम है, ओके। सो इसको हमने यहाँ पे जब डाला इस बॉल को तो ये क्या ऊपर यहाँ पे फ्लोट करने लगी, ओके। और यहाँ अगर हमने क्या एक बॉल डाली वो कितनी है 500 ग्राम की, ओके। सो अब जब हमने इसको डाला यहाँ पे, ओके, सो क्या हुआ ये यहाँ डूब गई, ओके, श्रिंक हो गई यहाँ पे। तो क्या इसी तरह होता है कुछ, जब यहाँ पे जो सोल्यूट पार्टिकल्स होंगे वो छोटे होंगे, उनका मास कम होगा, और जो हमारा कोलाइड पार्टिकल्स यहाँ पे जो कोलाइड आपको दिख रहा है ना, तो जो कोलाइड पार्टिकल्स होते हैं वो सोल्यूट के पार्टिकल्स से कहीं बड़े होते हैं, उनको क्या हम कोलाइड पार्टिकल्स कहते हैं। और ये जो चैप्टर हमारा 4 है वहां पे हम कोलाइड्स के बारे में अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, तो उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेने, वो मैं आपको वहां पे सब कुछ बताऊंगा डिटेल में, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो सोल्यूट पार्टिकल होगा उससे बड़ा कुछ पार्टिकल्स होंगे, वो क्या हमारे कोलाइड होंगे इन रेस्पेक्ट टू सोल्यूट पार्टिकल्स के, ओके। तो ये चीज यहाँ पे हमें बताएगी कि जो हमारे कोलाइडल पार्टिकल्स होंगे वो क्या सेपरेट हो जाएंगे, नीचे श्रिंक हो जाएंगे, बैठ जाएंगे। तो उसी प्रोसेस को क्या हम क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं, ओके। वो क्या सॉल्यूशन से सेपरेट हो जाएंगे, भाई नीचे बैठ के तो क्या सॉल्यूशन से सेपरेट ही तो हो गए, ठीक। तो आई थिंक आपको ये चीज समझ में आई होगी कि क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, ठीक। सो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको हम रफ कर देंगे और उसके बाद में क्या जो हमारे 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बचे हुए हैं उन्हें हम डिस्कस करेंगे, ओके। सो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं इसे रफ कर देता हूं, ओके। नाउ हमारे पास अभी भी क्या 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जिनके बारे में हमें डिस्कस करना, ओके। तो वो जो 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, जो कि आपके प्रीवियस ईयर्स में भी पढ़ चुके हैं। अगर आपको पता है अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो आप आज जान जाएंगे, ओके। सो मैं क्या करता हूं कि उन्हें नोट डाउन कर देता हूं, देन उसके बाद में उन्हें पढ़ेंगे और समझेंगे, ओके।
नाउ आप देख सकते हैं कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन की मैंने यहाँ पे डेफिनेशन को मेंशन कर दिया है, तो इन्हें पढ़ते हैं और समझते हैं। A solution in which more solute can be dissolved at same temperature and pressure is called saturated solution. ओके, तो यहाँ पे मैं बताया कि अगर जैसे हमारे पास कोई भी सॉल्यूशन है, उसमें अगर हम सोल्यूट की क्वांटिटी को बढ़ाएंगे तो वो क्वांटिटी जो हमारी सोल्यूट की होगी वो क्या डिसॉल्व नहीं होगी। ओके, तो उस टाइम पे जब वो क्वांटिटी हमारी डिसॉल्व नहीं होगी तो उसे हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। ओके, और अनसैचुरेटेड में क्या होता है, सॉल्यूशन इन विच मोर सोल्यूट कैन बी डिसॉल्व एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ओके, तो यहाँ पे हमें बताया गया उसका अपोजिट सैचुरेटेड का, कि जब भी हम किसी सॉल्यूशन में सेम टेम्परेचर और प्रेशर को रखते हुए अगर हम सोल्यूट की क्वांटिटी को बढ़ाते हैं तो सॉल्यूशन में उसकी क्वांटिटी बढ़ेगी, मींस क्या, वो डिसॉल्व होगा। ओके, तो आई थिंक आपको सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड समझ में आएगा। सो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे टेम्परेचर के इफेक्ट पर मूव करेंगे। ओके, तो मैं इसे रब कर देता हूं और फिर देखते हैं कि जो टेम्परेचर का इफेक्ट होता है हमारे सॉल्युबिलिटी सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन पर वो क्या होता है, किस तरह से इफेक्ट करता है टेम्परेचर। ओके, सो यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूं सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर। नाउ अब हम देखेंगे कि जो टेम्परेचर है वो किस तरह से सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन की सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करता है। तो मैं आपको बता दूं कि जब भी आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, ओके, तो उस कंडीशन में जो हमारा सॉल्यूशन होगा उसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज या फिर डिक्रीज हो सकती है। ओके, अब आपके माइंड में क्वेश्चन होगा कि भाई ये कैसे पॉसिबल है, टेम्परेचर हमने बढ़ाया, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज भी हो गई, डिक्रीज भी हो गई। ऐसा अगर होगा तो हम कैसे जान पाएंगे कि सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो गई या डिक्रीज हो गई? कैसे जानेंगे कि सॉल्युबिलिटी इंक्रीज कब होगी और कब होगी डिक्रीज? क्योंकि हमने तो केवल टेम्परेचर बढ़ाया है ना, तो ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम रहती है। तो मैं आपको ये बता दूं कि ये हम किस तरह से जान सकते हैं कि जो सॉल्युबिलिटी है वो इंक्रीज होगी या फिर डिक्रीज होगी, क्योंकि टेम्परेचर के बढ़ाने से ये दोनों काम होते हैं। ओके, इंक्रीज भी होगा, डिक्रीज। तो मैं उसके लिए जो कंडीशन है वो मैं आपको बता देता हूँ कि कब इंक्रीज होगा और कब डिक्रीज होगा। ठीक, तो यहाँ पे देखिए मैं लिख देता हूं। सो जो हमारी फर्स्ट कंडीशन है, ओके, वो क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। अगर हमारी रिएक्शन कैसी हुई, एंडोथर्मिक रिएक्शन हुई, तो जो सॉल्युबिलिटी होगी सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन की वो क्या करेगी, इंक्रीज कर जाएगी। ओके, मींस बढ़ जाएगी। और अगर हमारी रिएक्शन कैसी हुई, एक्सोथर्मिक, कैसी रिएक्शन हुई, एक्सोथर्मिक, तो उस कंडीशन में जो सॉलिड लिक्विड की सॉल्युबिलिटी होगी सॉल्यूशन की वो क्या करेगी, डिक्रीज कर जाएगी। ओके, तो आई थिंक आपको ये चीज समझ में आया होगा कि जब हमारी रिएक्शन कैसी थी, एंडोथर्मिक, तो क्या हुई, इंक्रीज हुई, और जब हमारी एक्सोथर्मिक है तो क्या हुई, डिक्रीज हुई। सो अब बात करते हैं कि एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती क्या है। तो इसमें क्या होता है, जब हम सोल्यूट को सॉल्वेंट में मिलाएंगे, ओके, और सॉल्यूशन बनेगा, तो उस टाइम पे क्या होगा कि जब हमने सोल्यूट को सॉल्वेंट में मिलाया और जब सॉल्यूशन फॉर्म हुआ, तो अगर उस सॉल्यूशन में जो हीट है वो अगर एब्जॉर्ब हुई, ओके, एब्जॉर्ब होगी, तो क्या होगा, हमारा एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। और अगर हमने सोल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाकर सॉल्यूशन बनाया और हीट क्या इवॉल्व हुई, तो वो कैसा होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ओके, तो वो मैं आपको समझा देता हूँ कुछ इस तरह से। ये हमारे पास एक बीकर होगा, ओके, और इस बीकर में क्या, सॉल्वेंट होगा, ठीक। और जब हम इसमें क्या, सोल्यूट को मिलाएंगे, ओके, किस चीज को, सोल्यूट को मिलाएंगे, तो उस टाइम पे जो हमारा सोल्यूशन फॉर्म होगा, सोल्यूशन, ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर हमारी हीट जो होगी वो क्या, एब्जॉर्ब हुई, अगर हीट हमारी एब्जॉर्ब हुई तो कैसा होगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन। और अगर हमने ये बीकर था और इसमें हमारा सॉल्वेंट था और जब हमने इसमें क्या, सोल्यूट को मिलाया, ओके, जब हमने इसमें सोल्यूट मिलाया तो हीट क्या, इवॉल्व हुई, मींस क्या, हीट बाहर निकलेगी। ओके, जब हमारी हीट इवॉल्व हुई तो ये हमारी कैसी रिएक्शन हो जाएगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ओके, तो अगर हमने एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रही है सॉल्यूशन फॉर्मेशन पे, उस टाइम पे अगर हमने हीट को क्या, मींस अगर हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया, ओके, तो टेम्परेचर अगर इंक्रीज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी क्या, इंक्रीज करेगी। और अगर हमारी रिएक्शन कैसी है, एक्सोथर्मिक, तो उस टाइम पे अगर हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो जो सॉल्युबिलिटी होगी वो क्या, डिक्रीज कर जाएगी सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन की। ओके, तो आई थिंक आपको ये चीज समझ में आएगा कि जो टेम्परेचर का इफेक्ट होता है हमारे सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन पे वो कैसा होता है, किस तरह से वो इफेक्ट करता है। ओके, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे मूव करेंगे प्रेशर पे।
नाउ मैं इसे इरेज कर देता हूँ। ओके, और देखते हैं जो हमारा सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन होता है उस पे प्रेशर का इफेक्ट क्या होता है। ओके, प्रेशर का इफेक्ट क्या होता है। तो अब अगर हम बात करें प्रेशर की, कि अगर हमने सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन के प्रेशर को क्या इंक्रीज कर दिया। ओके, प्रेशर अगर हमने इंक्रीज किया तो ये सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन की सॉल्युबिलिटी पर क्या इफेक्ट डालेगा। ओके, तो मैं आपको बता दूं कि जब भी हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे, ओके, तो वहां पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा उसकी सॉल्युबिलिटी पे। क्यों? क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जो पार्टिकल का अरेंजमेंट होता है, ओके, तो सबसे जो पास पास में मीन्स क्या, जो क्लोज पैक होता है वो किसमें होता है, सॉलिड में। अगर हम पैकिंग की अगर बात करें एटम्स की, ठीक, तो सॉलिड में क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा, और लिक्विड में गैस से ज्यादा होगा। ओके, तो मैं आपको बता दूं कि जो प्रेशर का इफेक्ट होता है ना वो सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन पे नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे जो एटम्स होते हैं ना वो काफी क्लोजली पैक्ड होते हैं। ओके, काफी क्लोजली पैक्ड, और यहाँ लिक्विड में कुछ उससे कम क्लोज पैक होंगे। ओके, और जो हमारा गैस होता है उसमें क्या बहुत ही फ्रीली होते हैं। ओके, तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि जो प्रेशर है वो सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन पे कोई भी इफेक्ट नहीं डालेगा सॉल्युबिलिटी, ठीक। तो ये चीज आई थिंक आपको समझ में आएगी। और अब हम जो सेकेंड टाइप हमारा, ठीक, गैस लिक्विड सॉल्यूशन, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो नाउ मैं इसे इरेज कर देता हूँ। ओके, और यहाँ पे जो हमारा सॉल्यूशन है वो कैसा है, गैस लिक्विड सॉल्यूशन। ओके, कैसा है, गैस लिक्विड सॉल्यूशन। नाउ अब अगर हम बात करें कि गैस लिक्विड जो हमारा सॉल्यूशन है वहां पे सॉल्यूट और सॉल्वेंट पे किस तरह से सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है या किस तरह से वहां पे इफेक्टेड होगी, तो मैं आपको बता दूं कि जब भी हम ऑक्सीजन, ओके, ऑक्सीजन को वाटर में डिजोल्व करेंगे, ओके, तो ये कैसा होगा, ये हमारा लाइटली डिजोल्व होगा, लाइटली। ओके, मीन्स क्या, ये ज्यादा डिजोल्व नहीं होगा, इसका बहुत ही स्मॉल अमाउंट डिजोल्व होगा वाटर में। ओके, और अगर अब हम बात करें कि अगर हम HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड को अगर हम डिजोल्व करें किसमें, वाटर में, ओके, तो ये कैसा, हाईली सोल्यूबल होता है। कैसा होता है, हाईली सोल्यूबल होता है। ओके, ये कैसा हमारा लाइटली सोल्यूबल होगा। ओके, सोल्यूबल होगा, और ये हमारा हाईली सोल्यूबल होगा। ओके, आई थिंक आपको ये चीज समझ में आ गई। ये तो हमारा हो गया सोल्यूट और सॉल्वेंट की बेसिस पे। तो नाउ मैं इसे इरेज कर देता हूं, और अब हम देखेंगे जो हमारा थर्ड फैक्टर है ना वो क्या है, टेम्परेचर है। ओके, और टेम्परेचर हम देखेंगे कि किस तरह हमारे गैस लिक्विड सॉल्यूशन की सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करेगा। ओके, कौन सी चीज, टेम्परेचर। सो अब अगर हम बात करें कि जो हमारा टेम्परेचर है उसको जैसे हमने सपोज किया, अगर हमने इंक्रीज कर दिया, ओके, जो हमारा नॉर्मल टेम्परेचर था अगर हमने उसको इंक्रीज कर दिया टेम्परेचर को सॉल्यूशन के, तो उस पर इफेक्ट सॉल्युबिलिटी के क्या पड़ेगा। ओके, तो जो हमारी सॉल्युबिलिटी होगी ना वो डिक्रीज कर जाएगी। ओके, क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। और वो क्यों करेगी मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपके पास एक बीकर है, ओके, और इस बीकर में कुछ हमारा सॉल्यूशन भरा हुआ है जैसे ये, ओके, और हमने क्या, इसको क्लोज कर दिया, बंद कर दिया ऊपर से, ठीक, आइसोलेट कर दिया, ठीक। अब अगर हम बात करें तो यहाँ पे जैसे ये हमारे गैस के पार्टिकल्स हैं, ओके, जो कि ये सॉल्यूशन में प्रेजेंट हैं, और कुछ ना कुछ इस सॉल्यूशन के सरफेस के ऊपर भी तो गैस के पार्टिकल्स होंगे, जैसे कि ये यहाँ पे हमारे, ठीक। अब अगर हम बात करें कि जैसे हमने टेम्परेचर बढ़ाया, ओके, हमने एक्सटर्नली टेम्परेचर इसे दिया, टेम्परेचर इसका इंक्रीज किया, तो क्या इनकी काइनेटिक एनर्जी गैस पार्टिकल की सबसे ज्यादा होती है, आपको पता होगा, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि जो अरेंजमेंट होता है पार्टिकल्स का सॉलिड लिक्विड गैस में, मैंने आपको दिखाया था ना, तो उसी के अकॉर्डिंग क्या सबसे ज्यादा जो काइनेटिक एनर्जी होती है ना वो गैस के पार्टिकल्स की होती है, फिर उससे कम लिक्विड की, और सबसे कम जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो किसकी होती है, सॉलिड पार्टिकल्स की। ओके, सो जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो ये जो पार्टिकल है ना इनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। ओके, तो ये यहाँ सॉल्यूशन से बाहर निकल जाएंगे। ओके, जैसे ये यहाँ पे निकल रहा है, ये वाला यहाँ पे ऐसे, ये वाला यहाँ पे ऐसे। ओके, तो यहाँ पे जो अमाउंट था ना पार्टिकल्स का वो कम हो गया ना, यहाँ पे कैसे, जैसे हम 3 यहाँ से निकल गए, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 जैसे प्रेजेंट है, तो हमने जब टेम्परेचर बढ़ाया तो यहाँ से 3 पार्टिकल निकल गए, तो मीन्स जो अमाउंट था ना सोल्यूट का, गैस का, हमारा सॉल्वेंट्स लिक्विड में, वो क्या कहीं ना कहीं कम हुआ ना, तो जब कम हो जाएगा तो सॉल्युबिलिटी क्या कम हो जाएगी, जैसे जैसे अमाउंट कम होगा सॉल्यूशन में सोल्यूट का, वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी भी क्या कम हो जाएगी। ओके, तो इस वजह से जो हमारा टेम्परेचर के इंक्रीज करने पे सॉल्युबिलिटी होगी ना वो डिक्रीज कर जाएगी। आई थिंक आपको ये चीज समझ में आई होगी। सो जो फोर्थ फैक्टर है जिसकी वजह से सॉल्युबिलिटी गैस लिक्विड सॉल्यूशन की इफेक्ट हो सकती है वो क्या है, प्रेशर। ओके, तो जैसे जब हमने क्या प्रेशर इंक्रीज कर दिया, ओके,
प्रेशर हमने क्या किया, इंक्रीज किया, ओके, देन इसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, तो मैं बता दूं इसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी, ओके। ये किसका, टेम्परेचर का एग्जांपल दिया। और प्रेशर को समझने के लिए कुछ इस तरह से देखते हैं। यहाँ पे आपने सुना होगा कि छोटे जो बच्चे होते हैं ना, उनको टीका लगाया जाता है, जैसे कि पोलियो वगैरह का, ठीक, तो उनको क्या एक इंजेक्शन दिया जाता है, ठीक, उन्हें इंजेक्शन लगाया जाता है। तो अगर बात करें तो जो इंजेक्शन लगाया जाता है ना, और हम लोग ना इंजेक्शन से बहुत ही ज़्यादा डरते थे। तो अब अगर हम बात करें कि यहाँ पे जैसे ये हमारा इंजेक्शन हुआ और ये यहाँ पे रबर लगी होती है आगे, और यहाँ पे ये क्या, ये जो है ना, ये पोर्शन क्या है, पिस्टन है इंजेक्शन का। अब बात करें कि इसमें जैसे यहाँ पे सॉल्यूशन था, यहाँ इतना यहाँ पे सॉल्यूशन भरा हुआ है, ओके, और इस सॉल्यूशन में ना कुछ गैस के पार्टिकल्स हैं, जैसे यहाँ पे ये मैं बना देता हूँ, डॉट से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ओके, ये जैसे गैस के पार्टिकल्स हैं, तो इसके यहाँ इधर भी तो गैस प्रेजेंट होगी ना, तो यहाँ पर भी गैस क्या प्रेजेंट होगी, क्योंकि क्या, इनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है, तो इस वजह से क्या, ये सॉल्यूशंस के ऊपर भी होते हैं कहीं ना कहीं। तो इस वजह से जैसे यहाँ पे जो हमारी गैस प्रेजेंट होगी, तो जब हम इसको अंदर की ओर दबाएंगे, मीन्स जब इस पर हम प्रेशर लगाएंगे, ओके, इस पर क्या, जब हम प्रेशर लगाएंगे तो जो इसकी पोजीशन थी यहाँ पे, ये क्या चेंज हो जाएगी, और ये कहाँ, लगभग कुछ इस तरह यहाँ तक, जैसे हमने कुछ प्रेशर लगाया तो पिस्टन यहाँ पर खिसक के पहुंच गया, ओके। तो जब ये यहाँ पे पहुंचेगा तो ये जो 3 यहाँ पे हमारे पार्टिकल दिख रहे हैं ना, ये यहाँ पे पहुंच जाएंगे और ये जो है वो सॉल्यूशन में इंटर कर जाएंगे, ओके, ये क्या सॉल्यूशन में इंटर कर जाएंगे। मीन्स जो यहाँ पे सोल्यूट है वो क्या गैस है, सॉल्वेंट हमारी लिक्विड थी, तो सोल्यूट जो गैस थी ना उसके पार्टिकल्स इंटर कर गए सॉल्यूशन में, ठीक, तो वहाँ पे जो गैस का अमाउंट था, मीन्स जो सोल्यूट का अमाउंट था वो क्या इंक्रीज कर गया, और सोल्यूट का अमाउंट जब इंक्रीज कर गया तो जो हमारी सॉल्युबिलिटी होगी वो भी क्या इंक्रीज कर जाएगी, ओके। तो आई थिंक आपको यहाँ इस एग्जांपल से क्लियर हो गया होगा कि जब हम प्रेशर लगाते हैं तो गैस की जो सॉल्युबिलिटी होती है ना सॉल्यूशन में, वो क्या इंक्रीज हो जाएगी, ठीक। आई थिंक आप ये इंजेक्शन वाला जो हमारा एग्जाम्पल था ना, इसके थ्रू अच्छे से समझ गए होंगे कि जब हम प्रेशर अप्लाई करेंगे ना, तो जो सॉल्युबिलिटी होगी गैस की वो क्या बढ़ जाएगी लिक्विड में, मीन्स जो हमारे सॉल्यूशन की जो सॉल्युबिलिटी होगी वो कैसी इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक। तो आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और आई थिंक आपको ये इंजेक्शन वाला एग्जांपल भी अच्छा लगा होगा, क्योंकि इंजेक्शन से क्या सभी लोग बचपन में अक्सर डरते हैं, ज़्यादा से बच्चे ऐसा नहीं सब डरते हैं, और उनमें से मैं भी एक हूँ, मैं भी इंजेक्शन से नहीं डरता हूँ, ठीक। सो मैं आपको बता दूँ कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको लगातार हमारी यूट्यूब चैनल की तरफ से नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी जब भी हम कोई भी वीडियो अपलोड करेंगे, ओके, जिससे क्या आप उस वीडियो के सबसे पहले देख पाएंगे। और अगर आप अपने केमिस्ट्री को ईजी बनाना चाहते हैं और अपने कॉन्सेप्ट्स को मजबूत बनाना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे थ्योरी के पोर्शन के साथ साथ में ट्रिक्स भी अच्छी अच्छी बताई जाती हैं। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि किस तरह मॉलिक्यूल या कंपाउंड को देखते ही हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उसका नेचर कैसा होगा, पोलर इन नेचर या फिर नॉन पोलर इन नेचर, वो भी कैसे, ट्रिक के थ्रू और कॉन्सेप्ट के थ्रू, दोनों ही। सो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में कमेंट करके आप जरूर बताइए अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो उसे कमेंट बॉक्स में हम उस क्वेश्चन का आंसर जरूर देंगे, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और वहाँ पे हम क्या हेनरी लॉ और रॉल्स लॉ को डिस्कस करेंगे अच्छे से, ओके। थैंक यू, बाय बाय। Keep practicing, keep learning.